हम कहाँ थे? हाँ, तो जो भी हम इसके अंदर यूज़ करने वाले हैं तो वो डिपेंड करता है कि जो भी पॉइज़न इनटेक किया है उसका रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन क्या रहा है। इनहेल करके लिया है, इंजेक्ट करके लिया है या मुँह से खाया है, इंजेक्शन किया है, जो भी है वो हमारा जो पूरा ये जो सेकंड जो प्रोसीजर है वो डिपेंड करता है उसके रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन पे। अब कैसे वन बाई वन उसकी बात करते हैं। सबसे पहले अगर कोई भी पॉइज़न है वो इनहेल करके लिया है तो इनहेल करके लिया है उसका जो ट्रीटमेंट है या उसको रिमूव करने का तरीका अलग रहेगा, इंजेक्ट किए को निकालने का तरीका अलग रहेगा। तो सबसे पहले देखते हैं इनहेल्ड पॉइजन को कैसे रिमूव करना है। इफ़ पेशेंट हैव एनी हिस्ट्री ऑफ इनहेलेशन ऑफ पॉइजनस गैस, उसने कोई भी गैस है वो इनहेल कर लिया, बहुत ज़्यादा पॉइजनस जो गैस हैं चाहे वो CO हो गया, CO2 हो गया, H2S हो गया, देन द पेशेंट शुड बी मैनेज एज फॉलो टू रिमूव द अनएब्जॉर्ब पॉइजन फ्रॉम रेस्पिरेटरी दैट इंस्टेंटली एट साइट। कैसे करेंगे? उस साइड पे ही हम, ये तो फालतू की बात है, अब हमारे जो मेन जो 3 पॉइंट है हमें इस पे ध्यान देना है। क्या करना है हमें? सबसे पहले आपको पता लगा कि जो पेशेंट है उसने कोई भी पॉइजनस गैस इनहेल कर ली है, तो सबसे पहला काम है हमारा कि वो जो एनवायरनमेंट है जिसके अंदर वो पॉइजनस गैस है वहाँ से पेशेंट को बाहर निकालो। तो रिमूव द पेशेंट फ्रॉम एक्सपोजर साइट, जहाँ पर गैस थी, जहाँ पर ये पॉइजनिंग हुई है उस जगह से पहले पेशेंट को बाहर निकाल के लाना है। फिर दूसरा काम क्या करना है हमें? दूसरा हमें पता करना है कि इसका एयरवे क्लियर है या नहीं। अगर नहीं है तो जो अभी पिछला पढ़ा हुआ है वो सारा प्रोसीजर करना है। फिर तीसरा काम क्या करना है? आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन एंड ऑक्सीजन। तो इसमें हम जो उसने जो पॉइजन इनहेल किया है उसमें हमें क्या करना है? वो जो भी गैस हैं उनको निकालने का या उनको वो करने का तरीका क्या ही है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा बॉडी के अंदर ऑक्सीजन एंटर करा सके। उसको फ्रेश एयर में लेके आओ, सबसे पहले उसको वहाँ से हटाओ, फिर उसका एयरवे क्लियर करो, फिर उसको आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन दो जिससे ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन जाए, जिससे CO या CO2 अपना इफेक्ट उसके अंदर ना दिखा पाए। तो ये तो है इनहेल्ड पॉइजन का। फिर है इंजेक्टेड पॉइजन। अगर किसी ने इन केस ऑफ इंजेक्शन ऑफ पॉइजनस ड्रग्स, कोई भी पॉइजनस ड्रग्स हैं वो IV उसने इंजेक्ट कर ली हैं अपने अंदर, या किसी को स्नेक ने बाइट कर लिया है, क्योंकि स्नेक बाइट भी करेगा तो पॉइजन कहाँ जाएगा? ब्लड में जाएगा। तो द पेशेंट शुड बी मैनेज इंटेंसली एट साइट बाई अप्लाइंग द प्रेशर बैंडेज। ध्यान दीजिएगा, उस साइट पे जहाँ भी स्नेक ने बाइट किया है या उसने जहाँ भी इंजेक्ट किया है उस साइड पे हमें क्या लगाना है? प्रेशर बैंडेज विद स्प्लिंट। अब ये क्या है? जैसे क्या है, फ्रैक्चर हो जाता है कहीं का भी हो गया, चाहे हाथ का या पैर का, कहीं का भी फ्रैक्चर हो गया तो फ्रैक्चर के लिए जो हम बैंडेज यूज़ करते हैं, जो स्प्लिंट यूज़ करते हैं, जिससे हम उस एरिया को ज़्यादा मूवमेंट ना करा सके। फ्रैक्चर में क्या करना होता है कि जिस भी एरिया का फ्रैक्चर हुआ है उसको ऐसे के ऐसे ही रखना है, उस एरिया का मूवमेंट जो है वो रेस्ट्रिक्ट करके रखना है। तो वही सेम काम हमें इसके अंदर करना है कि अगर स्नेक ने बाइट कर लिया है या फिर उसने खुद ने ही IV इंजेक्ट कोई कर लिया है ड्रग को, तो फिर क्या करना है? स्प्लिंट की हेल्प से वहाँ पर प्रेशर बैंडेज बांध करके उस एरिया को इमोबिलाइज रखना है। उस एरिया का मूवमेंट नहीं करना है, चाहे वो पैर हो, हाथ हो, उसको हिलाना नहीं है, उसी की उसी पोजीशन में उसको होल्ड करके रखना है। ठीक है? द इंजेक्टेड पार्ट का जो भी पार्ट है उसको इमोबिलाइज रखना है। फिर उसके बाद क्यों रखना है इमोबिलाइज? बिकॉज इमोबिलाइजेशन कॉजेज फास्ट सर्कुलेशन टू पॉइजनस ड्रग्स। सॉरी, मोबिलाइजेशन लिख लेना यहाँ पर। अगर हम उसको हिलाएंगे डुलाएंगे तो उससे क्या हो जाएगा? सर्कुलेशन फास्ट हो जाएगा और वो पूरी बॉडी के अंदर जो है बहुत जल्दी ही वो जो पूरा पॉइजन है वो फैल जाएगा। इसीलिए हमें उस एरिया को मूवमेंट नहीं कराना है। अब ये जो प्रोसेस है किस किस में कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, मतलब इस प्रोसेस के अंदर क्या क्या चीज़ें कॉन्ट्राइंडिकेटेड हैं, क्या क्या नहीं करना है। एप्लीकेशन ऑफ टॉर्निकेट क्या करते हैं गाँव के अंदर, अगर आप लोगों ने देखा भी हो या सुना भी होगा, अगर स्नेक ने बाइट कर लिया तो वो लोग क्या करते हैं?
बहुत एक बड़ा सा कपड़ा लेके उस पैर पे या उस जगह बांध देते हैं। तो ऐसा नहीं करना है, उसको बांधना नहीं है, वहाँ पर टॉर्निकेट का यूज़ नहीं करना है। डब्ल्यूएचओ ने इसको रेस्ट्रिक्ट किया है, इसको मना किया है। और वहाँ पे कोई भी इंसिजन नहीं लगाना है। पहले क्या करते थे, अगर स्नेक ने बाइट कर लिया तो जहाँ भी बाइट किया उससे थोड़ा सा ऊपर इंसिजन लगा के क्या कर देते थे, ब्लड को बाहर निकाल देते थे, जिससे पॉइजन जो है बॉडी के अंदर ना फैले। आयुर्वेद में हम यही सारी चीज़ें पढ़ेंगे, आयुर्वेद वाले यही बताते हैं, टॉर्निकेट का यूज़ करना, वहाँ पर इंसिजन लगाना, ये सब वहाँ पर नहीं करना है, ये कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है, डब्ल्यूएचओ ने इसको मना किया है। फिर है उसके बाद थर्ड पॉइंट है अपना कॉन्टैक्ट पॉइजन। अगर किसी जो है स्किन की पॉइजन हो गई किसी कपड़े पे, जैसे मान लो कोई एसिड वैसिड गिर गया या कुछ ऐसा हो गया, तो वहाँ से हमें उसको कैसे रिमूव करना है, उस प्लेस से क्लॉथ को रिमूव करें। जैसे मान लो एसिड गिर गया तो पहले हमें कपड़े को रिमूव करना है, या जो कपड़े पर कोई पॉइजन गिर गया तो सबसे पहले उस कपड़े को ही स्किन से हटा देना है। सबसे पहले काम क्या करना है, क्लॉथ को रिमूव करना है। फिर उस स्किन वाले एरिया को जहाँ पर भी उस पॉइजन का कांटेक्ट हुआ है उसको ट्रिपल वॉश करना है। पहले वाटर से वॉश करना है, फिर सोप यूज़ करना है, फिर वाटर का यूज़ करना है। तो ट्रिपल वॉश में 3 बार यूज़ किया जाता है, 2 बार वाटर, 1 बार जो है सोप। तो इस तरीके से कांटेक्ट हुए पॉइजन में हम अनएब्जॉर्ब पॉइजन है उसको रिमूव कर सकते हैं। फिर उसके बाद है फोर्थ पॉइंट, इंजेस्टेड पॉइजन। अगर उसने माउथ से उसका इंटेक किया है तो उसको हमें बाहर निकालने के लिए, अब इतना जो हमने पढ़ा वो सेकंड प्रोसीजर में इतना कोई आपके काम का ज़्यादा है नहीं, लेकिन सेकंड जो प्रोसीजर हम पढ़ रहे हैं, रिमूवल ऑफ अनएब्जॉर्ब पॉइजन, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका फोर्थ पॉइंट। 5 नंबर के अंदर पूछ लिया जाता है एग्जाम के कि कैसे उसको रिमूव करते हैं। तो इस वाले पॉइंट को आप लोग ध्यान से सुनिएगा। इंजेस्टेड पॉइजन, अगर उसने माउथ से कोई भी पॉइजन इनटेक किया है, कुछ भी हो सकता है वो, तो उसको हमें रिमूव कैसे करना है। रिमूवल ऑफ अनएब्जॉर्ब पॉइजन फ्रॉम जीआईटी इज वेरी इंपॉर्टेंट क्लिनिकल टॉक्सिकोलॉजी बिकॉज मोस्ट ऑफ पेशेंट हैज़ फाउंड द पॉइजनिंग बाई ओरल रूट। क्योंकि जो भी मोस्टली 70-80% जो पॉइजनिंग होती है वो क्या होती है, मुंह से ही इनटेक करते हैं लोग। तो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट जो है सेकंड का वो यही है, इसी के जो प्रोसीजर है वो आपको ध्यान से सुनना है। तो हम इंजेस्टेड जो पॉइजन है उसको बाहर कैसे निकालेंगे, हमारे पास 2 तरीके होते हैं स्टमक के अंदर पड़े अनएब्जॉर्ब पॉइजन को बाहर निकालने के। कौन कौन से हैं 2 तरीके, एक है इमेसिस, दूसरा है गैस्ट्रिक लवाज। ध्यान से सुनिएगा दोनों प्रोसीजर, पहला है इमेसिस, दूसरा है गैस्ट्रिक लवाज। इमेसिस किसको बोलते हैं, जो हम पंचकर्म में वमन प्रोसीजर जो यूज करते हैं, इंड्यूस्ड वॉमिटिंग, जो हम बाहर से टैबलेट देके या कुछ ऐसा ट्रीटमेंट देके वॉमिटिंग को इंड्यूस करा रहे हैं, उसको क्या बोलते हैं, इमेसिस बोलते हैं। उसको आयुर्वेद वाले वमन बोलते हैं और मॉडर्न वाले इमेसिस बोलते हैं, दोनों की बात एक ही है। तो इसके अंदर कराते क्या हैं, कैसे करवाते हैं वो देखते हैं। तो पहला पॉइंट है इंड्यूस्ड इमेसिस। क्या करना है, रिमूवल ऑफ अनएब्जॉर्ब पॉइजन फ्रॉम स्टमक along with the gastric contact by means of vomiting। जो भी जीआईटी के अंदर, जो भी गैस्ट्रिक के अंदर, स्टमक के अंदर जो भी अनएब्जॉर्ब पॉइजन पड़ा है उसको वॉमिटिंग इंड्यूस करा के हम बॉडी से बाहर निकाल रहे हैं, उसको ही क्या बोलेंगे हम, इंड्यूस इमेसिस। आपको डेफिनेशन क्लियर होगी। इंड्यूस इमेसिस की डेफिनेशन क्या है, जो भी स्टमक का अनएब्जॉर्ब जो भी कंटेंट है उसको वॉमिटिंग इंड्यूस करा के हम बाहर निकाल रहे हैं, उसी को क्या बोलेंगे, इमेसिस। अब इमेसिस जो है वो 3 टाइप से हो सकता है, मैकेनिकल, केमिकल और आयुर्वेदिक। 3 प्रोसीजर इसके हो सकते हैं, 3 तरीके से हम या 3 मेथड का यूज करके हम जो है इमेसिस इंड्यूस करवा सकते हैं। मैकेनिकल कैसे, जो घरों में लोग बहुत यूज करते हैं, 2 फिंगर इंसर्ट करके माउथ में पोस्टीरियर फेरेंजियल वॉल पे 2 फिंगर इंसर्ट की, फिंगर टिप को बार बार उसको क्या करते हैं, वहाँ जो फेरेंजियल जो फेरिंग्स है उसको इरिटेट करते हैं, जिससे क्या होता है, जो भी स्टमक कंटेंट होता है वो वॉमिटिंग के थ्रू बाहर आ जाता है। तो पहला पॉइंट है अपना मैकेनिकल। मैकेनिकल में हम क्या करने वाले हैं, पोस्टीरियर फेरेंजियल वॉल टू बी स्टिमुलेटेड बाई फिंगर टिप, जो भी क्या बोलते हैं, उंगली डाल के उल्टी करते हैं,
वो क्या हो गया, मैकेनिकल के अंदर हो गया। इसमें हमने कोई भी ड्रग का या कोई भी जो टैबलेट वगैरह या कुछ भी और कुछ यूज़ नहीं किया। इसमें क्या किया, बस फिंगर डाली मुंह के अंदर और उसको इरिटेट किया, स्टिमुलेट किया, जिससे क्या हो गया, सारा कंटेंट बाहर आ गया। दूसरा है केमिकल, कोई सिरप यूज़ करके, कोई सिरप के थ्रू या फिर कोई जो है कोई टैबलेट वगैरह उसके थ्रू उसको इनटेक करके अगर हम वॉमिटिंग इंड्यूस करवा रहे हैं, एमेसिस इंड्यूस करवा रहे हैं, तो वो कौन सा होता है, केमिकल। इसमें कौन सा सिरप यूज़ करना है, आइपेक सिरप इसमें यूज़ करना है, जिसका एडल्ट के लिए डोज रहता है 30 ml और चाइल्ड के लिए इसका डोज रहता है 50 ml। फिर है जो अपना आयुर्वेदिक, की आप लोगों ने बहुत सुना होगा। इसमें क्या करते हैं, यष्टि मधु या मधु यष्टि दोनों एक ही बात है। यष्टि मधु का क्वाथ, उसके अंदर सेंधव लवण, जल नहीं, सेंधव लवण, लवण कर लीजिएगा यहाँ पे, सेंधव लवण और यष्टि मधु का क्वाथ उसको पिलाना है विष के वमन के लिए, जिससे क्या होगा, सारा का सारा जो भी स्टमक में पड़ा हुआ है वो बाहर आ जाएगा। तो ये हो गए 3 तरीके, ठीक है। ये तो हो गया टाइप। फिर उसके बाद कॉन्ट्रा इंडिकेशन, ऐसे कौन सी पॉइजनिंग है जिसमें हमें एमेसिस यूज़ नहीं करना है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्योंकि आगे आप जब पढ़ोगे तो सब मोस्टली जितने भी पॉइजन है उसके ट्रीटमेंट में हम यही प्रोसीजर फॉलो करेंगे कि इसमें एमेसिस इंड्यूस करा देंगे। लेकिन आपको ऐसे पॉइजन का नाम याद रखना है जिसमें एमेसिस यूज़ नहीं करते हैं। वो कौन कौन से हैं, कोरोसिव पॉइजन, जितने भी एसिड और बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के जो पॉइजन होते हैं, HCl हो गया, HNO3 हो गया, H2SO4 हो गया, NaOH हो गया, जो भी हो गया, उनके अंदर एमेसिस यूज़ नहीं करते हैं। ध्यान से रखिएगा, क्योंकि हम एसिड को वापस से बाहर निकालेंगे तो वो पूरी जो म्यूकोजल लेयर है उसको क्या कर देगा, डैमेज कर देगा, ठीक है। पेट्रोलियम डिस्टिलेंट, जिसमें केरोसिन आते हैं, पेट्रोल आता है, उनके अंदर भी ये हमें यूज़ नहीं करना है। ड्यूरिंग कन्वल्जन, किसी को सिम्टम बहुत ज़्यादा सीवियर आ गए और उसको कन्वल्जन आने लग गए, तो उस दौरान भी हमें एमेसिस यूज़ नहीं करना है। और अगर कोई पर्सन अनकॉन्शियस हो चुका है, बेहोश हो गया, तो बेहोश हुए पर्सन को आप वमन कैसे करवा सकते हो, क्योंकि वमन करवाने के लिए आपको ये 3 प्रोसीजर फॉलो करने पड़ेंगे, या तो उसको सिरप देना पड़ेगा, या क्वाथ पिलाना पड़ेगा, या उसको खुद को ही बोलना पड़ेगा कि आपको फिंगर डाल के वॉमिटिंग करनी है, तो वो नहीं कर पाएगा। तो इसलिए अगर पेशेंट जो है अनकॉन्शियस है तो भी उसको क्या करना है, एमेसिस नहीं करवाना है, याद रखिएगा। और उसके जो वाइटल है वो अनस्टेबल हो, बीपी है, रेस्पिरेटरी रेट है, हार्ट रेट है, वो सब उसका अनस्टेबल चल रहा है, तो भी हमें एमेसिस इंड्यूस नहीं करवाना है। तो कॉन्ट्रा इंडिकेशन आपको अच्छे से याद रखने हैं, इसके 3-4 कॉन्ट्रा इंडिकेशन है। इंडिकेशन, इनको छोड़ करके सारे पॉइजन में हम एमेसिस यूज करते हैं, ऑल पॉइजन एक्सेप्ट अबव कंडीशन, यानी कि इनको छोड़ के सभी में एमेसिस हम करवा सकते हैं। तो ये आपका एमेसिस कंप्लीट होता है। तो इसके अंदर हमने 2 प्रोसेस पढ़े थे, पहला था एमेसिस, दूसरा है गैस्ट्रिक लवाज। तो एमेसिस हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम दूसरे पॉइंट की बात करते हैं, वो है गैस्ट्रिक लवाज। इसको भी ध्यान से सुनिएगा। अब गैस्ट्रिक लवाज हम उस कंडीशन में भी करा सकते हैं अगर पेशेंट बेहोश हो चुका है, फिर भी हम एमेसिस यूज नहीं कर सकते, लेकिन गैस्ट्रिक लवाज करा सकते हैं अगर पर्सन बेहोश है फिर भी, क्योंकि इसमें सारा काम किसका है, डॉक्टर का है। तो इसमें क्या है, इसकी डेफिनेशन, गैस्ट्रिक लवाज को हम स्टमक वॉश भी बोलते हैं, यानी कि पेट को साफ करना, उसको धोना, वो भी उसको दूसरा नाम उसका ये भी है। तो डेफिनेशन क्या है इसकी, मेथड ऑफ एम्पिटिंग ऑफ स्टमक टू रिमूव आउट द अनएब्जॉर्ब पॉइजन। जो भी स्टमक के अंदर कंटेंट पड़ा हुआ है, अगर उसको पर्सन खुद कैपेबल नहीं है बाहर निकालने में, वुमन के थ्रू, इमेसिस के थ्रू, तो अब हमारी ड्यूटी है कि हमें उसका स्टमक के अंदर जो भी अनएब्जॉर्ब पॉइजन पड़ा है उसको बाहर निकाल के उसके स्टमक को क्या करना है, एम्प्टी करना है, खाली करना है। अलोंग विद गैस्ट्रिक कंटेंट बाई सक्शन प्रोसीजर के थ्रू इसको प्रोसेस पूरा करते हैं। कैसे, आपको अभी समझ में आ जाएगा। किसी को डाउट हो तो थोड़ा पेशेंस रखिएगा, सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे।
ठीक है। तो क्या कर रहे हैं हम इसमें दो तरीके की ट्यूब का यूज करते हैं। ठीक है, हमारा मेन काम क्या है गैस्ट्रिक लवाज में, हमारा मेन मोटो क्या है कि उसके स्टमक के अंदर जितना भी अनएब्जॉर्ब पॉइजन पड़ा है उसको बाहर निकालना है और उसके स्टमक को हमें एम्प्टी करना है, सारा कंटेंट बाहर निकालना है। अब हम किस प्रोसेस के थ्रू कर रहे हैं, हम करेंगे दो ट्यूब की इसमें हेल्प लेते हैं हम। पहली ट्यूब का नाम है, या तो हम हेल्प लेंगे स्टमक वॉश ट्यूब, या सेकंड ट्यूब होती है राइल्स ट्यूब। कोई भी ट्यूब का आप यूज़ कर सकते हो, चाहे स्टमक ट्यूब ले सकते हो या राइल्स ट्यूब ले सकते हो। जो भी ट्यूब लोगे उसके थोड़ा जो है यूज़ करने का तरीका थोड़ा अलग अलग है, वो हम इसमें बात करते हैं। तो अगर स्टमक ट्यूब का यूज़ कर रहे हो तो ये फीचर या फिर ये मेथड आपको फॉलो करना है, और राइल्स ट्यूब का यूज़ कर रहे हो तो ये मेथड फॉलो करना है, इस तरीके से इसका यूज़ करना है। क्या है, पोजीशन ऑफ पेशेंट। जब स्टमक ट्यूब आप यूज़ कर रहे हो तो पोजीशन, जो पेशेंट है उसकी पोजीशन कैसी होनी चाहिए, ट्रेंडलवर पोजीशन। ये पोजीशन कैसे होती है, इमेजिन कीजिए कोई पेशेंट है वो सीधा लेटा हुआ है, सीधा लेटा हुआ है, वो तो हो गई उसकी सुपाइन पोजीशन। लेकिन अगर हम उसी पेशेंट को क्या करें, पैर उसके ऊपर उठा दें और सर नीचे झुका दें, यानी कि स्लोप जैसे होता है, एक स्लोप जैसे होता है, तो स्लोप में क्या रहे, स्लोप वाला जो एनक्लाइन है उस पर हमें क्या रखना है, पेशेंट का सर तो नीचे रखना है और पैर ऊपर रखना है। वो पोजीशन होती है ट्रेंडलबर्ग पोजीशन। इसका भी आप एक बार इमेज देख लीजिएगा, आपको क्लियर हो जाएगा। तो इसमें क्या करना है, स्टमक वॉश ट्यूब का अगर यूज़ कर रहे हो तो पेशेंट की पोजीशन क्या होनी चाहिए, ट्रेंडलबर्ग होनी चाहिए। और अगर आप राइल्स ट्यूब का यूज़ कर रहे हो तो पेशेंट की पोजीशन कैसी होनी चाहिए, सुपाइन होनी चाहिए विद नेक एक्सटेंडेड, नेक उसकी एक्सटेंड रहनी चाहिए। तो दोनों में आपको पोजीशन याद रखनी है। स्टमक वॉश ट्यूब में पोजीशन अलग है और राइल्स ट्यूब में अलग है। फिर देखते हैं रूट ऑफ इंसर्शन। इस जो ट्यूब है इसको इंसर्ट कराना है हमें कैसे भी करके स्टमक तक। कैसे करवाना है, स्टमक वॉश ट्यूब को तो जो है उसको इंसर्ट करवाना है ओरोगैस्ट्रिक, इसको तो माउथ से इंसर्ट करवाना है, और राइल्स ट्यूब को नोज से इंसर्ट करवाते हैं। दोनों का जो है डेस्टिनेशन सेम रहेगा, दोनों को पहुंचाना हमें स्टमक के अंदर ही है, लेकिन एक को हम ओरली पहुंचा रहे हैं और एक को नेजल। ठीक है, तो राइल्स ट्यूब है उसका रूट रहेगा नेजोगैस्ट्रिक, और जो स्टमक वॉश ट्यूब है उसका रूट रहेगा ओरोगैस्ट्रिक। फिर है इस ट्यूब का क्या बोलते हैं, इस ट्यूब को ओजीटी भी बोलते हैं, ओरोगैस्ट्रिक भी बोलते हैं, या स्टमक वॉश भी बोलते हैं, या ओरोगैस्ट्रिक भी बोलते हैं। और इसको राइल्स ट्यूब के अलावा नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब भी बोला जाता है। फिर उसके बाद है इसके इंडिकेशन। इंडिकेशन क्या है, रेयरली यूज्ड इन केस ऑफ थिक और विस्कस पॉइजन। अगर उस पर्सन ने ऐसा पॉइजन लिया है जो बहुत ज़्यादा थिक है, जो स्टमक में जाने के बाद बहुत ज़्यादा थिक हो गया है, तो उस पॉइजनिंग में हमें इसको यूज़ नहीं करना है। लेकिन राइल्स जो ट्यूब है उसको हम किसी भी तरह के पॉइजन में जो है यूज़ कर सकते हैं, चाहे वो बहुत ज़्यादा लिक्विड है या बहुत ज़्यादा विस्कस है, बहुत ज़्यादा थिक है, थिन है, कैसा भी हो, हर तरीके के पॉइजन में राइल्स ट्यूब को यूज़ किया जा सकता है। इसके लिए एग्जाम्पल जैसे ओपियम में यूज़ कर सकते हैं, इसको तो किसी में भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को इसका रूट ऑफ इंसर्शन याद रखना है और मेन है पोजीशन, ये दो पॉइंट आपको इसके अंदर याद रखना है। अब देखते हैं हम प्रोसीजर। हमने सारा पढ़ लिया, कौन सी ट्यूब यूज़ करेंगे, क्या पोजीशन रहेगी, सब कुछ पढ़ लिया। प्रोसीजर देखते हैं कैसे हम उसको बाहर निकालेंगे पॉइजन को। तो क्या करना है, टेक द प्रॉपर पोजीशन ऑफ पेशेंट। अगर आप ओरोगैस्ट्रिक ट्यूब यूज़ कर रहे हो तो ट्रेंडलबर्ग पोजीशन में लेके आओ उसको, अगर नेजोगैस्ट्रिक यूज़ कर रहे हो तो सुपाइन पोजीशन में लेके आओ। तो पहले आपको ट्यूब के अकॉर्डिंग, जो भी ट्यूब आप यूज़ कर रहे हो उसके अकॉर्डिंग पेशेंट की पोजीशन आपको डिसाइड कर लेनी है। पेशेंट की पोजीशन डिसाइड कर लेने के बाद वो जो ट्यूब आप यूज़ कर रहे हो, चाहे वो ओजीटी ट्यूब हो या एनजीटी ट्यूब हो, कोई भी ट्यूब है, उसका जो एंड पार्ट है जिसको आप इंसर्ट कराने वाले हो, उस पार्ट को क्या करना है, लुब्रिकेट करना है, जिससे वो इजीली इंसर्ट हो सके। तो लुब्रिकेट द एंड पार्ट ऑफ द ट्यूब बाय जाइलोकेन जेली। जाइलोकेन जेली का यूज करके उस ट्यूब के एंड को हम क्या करेंगे, लुब्रिकेट करेंगे। एक सेकेंड।
जो ट्यूब है उसको लुब्रिकेट किया। लुब्रिकेट करने के बाद क्या करना है, इंसर्ट द ट्यूब स्लोली ओजीटी और एनजीटी। अगर ओरोगैस्ट्रिक है तो माउथ से इंसर्ट करवाइए, और नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब है तो नोज से या नेजल उसको इंसर्ट करवाना है। इंसर्ट द ट्यूब अप टू गिवन मार्क। वो जो ट्यूब होगी उस पर मार्किंग होती है, तो ट्यूब का जो गिवन मार्क है वहां तक हमें उसको अंदर एंटर करवाना है। वो मार्क जैसे ही आ जाएगा हमें उसको वापस से इंसर्ट करवाना छोड़ देना है, मतलब वहीं हमें रुक जाना है और उसको अंदर नहीं डालना है। ठीक है, तो जो भी उसके मार्क हैं उसके अकॉर्डिंग हम उसको इंसर्ट करवाएंगे। अब हमने इंसर्ट तो करवा दी, लेकिन हमें चेक भी करना है, क्योंकि दोनों ट्यूब हैं उनमें हमारा डेस्टिनेशन क्या रहेगा, डेस्टिनेशन है कि हमें उसको स्टमक तक पहुंचाना है। ठीक है, अब क्या होता है, अपनी जो ईसोफेगस है और ट्रैकिया है दोनों एक दूसरे के पैरेलल मूव करते हैं, तो हमें इसको रीचेक भी करना है कि पता चले जो ट्यूब है ईसोफेगस की बजाय ट्रैकिया से लंग्स में पहुंच गई। तो हम उसको रीचेक करने के लिए कुछ कंफर्मेशन टेस्ट भी करते हैं। क्या क्या टेस्ट करेंगे? फॉर रीचेक टेक स्टेथोस्कोप ऑन एपीगैस्ट्रिक रीजन। आपने 9 रीजन ऑफ स्टमक पढ़े होंगे, उसमें एपीगैस्ट्रिक रीजन जी फॉइड प्रोसेस के नीचे जो एपीगैस्ट्रिक जो रीजन है वहां पर स्टेथ आपको रखना है। और करना क्या है, एक सिरिंज लेनी है। जो भी बाहर वाला जो पार्ट है, एक ट्यूब का जो दूसरा जो एंड है वो तो अंदर एंटर कर चुका है, लेकिन एक एंड जो उसका बाहर है उसमें क्या करना है, हमको सिरिंज की हेल्प से एयर पुश करनी है। ध्यान से सुनिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। हमें क्या करना है, सिरिंज की हेल्प से उस बाहर से क्या करना है, एयर पुश करनी है। ठीक है, कहाँ से? रिमेनिंग अपर एंड ऑफ द ट्यूब, जो बाहर उसका जो अपर एंड है वो जो रह गया उससे क्या करना है, हमें एयर उसके अंदर पुश करनी है। एंड हियरिंग पुशिंग एयर साउंड, अगर हम एयर अंदर एंटर करवा रहे हैं तो हमें स्टेथ की हेल्प से एपीगैस्ट्रिक रीजन पर वो एयर की साउंड सुनाई देगी। और अगर हमें साउंड सुनाई नहीं दे रही है, मतलब कि वो ट्यूब क्या है, स्टमक की बजाय ट्रैकिया या लंग्स में है, वहां पर नहीं है। ठीक है, तो पहला कंफर्मेशन टेस्ट तो होता है ये। सेकंड कंफर्मेशन टेस्ट क्या है, अनदर मेथड टू रीचेक इट इज टू डिप द रिमेनिंग, जो बाहर वाला जो एंड है, ट्यूब के 2 एंड है, एक एंड अंदर है एक बाहर है, तो जो अपर एंड है या जो बाहर रह गया है उस एंड को हमें क्या करना है, वाटर में डिप करना है। ठीक है, और अगर जो है उस वाटर के अंदर एयर बबल आने लगे तो आपको समझ जाना है कि ट्यूब स्टमक में नहीं है, ट्यूब या तो ट्रेकिया में है या फिर लंग्स के अंदर है, क्योंकि वहीं से एयर आ सकती है, स्टमक में तो एयर है नहीं। ठीक है, और अगर एयर बबल नहीं आ रहे हैं मतलब कि ट्यूब स्टमक में पहुंच चुकी है। तो 2 तरीके के टेस्ट करने हैं अपन को, एक तो ये है वाटर बबल वाला कर सकते हैं, एयर बबल वाला, और दूसरा उसमें एयर पुश करके। ठीक है, जब भी कंफर्मेशन हो जाएगा, आफ्टर दैट इन सस्पेक्ट अननोन पॉइजन टेक गैस्ट्रिक लवाज। अब वो उसमें इंसर्ट कर चुकी है तो हमें क्या करना है, उस ट्यूब से बहुत सारा पेट के अंदर क्या करना है, प्लेन वाटर पहुंचाना है। ठीक है, पेट में उस ट्यूब की हेल्प से पानी पहुंचाएंगे। हम उसको वॉश कर रहे हैं, स्टमक को वॉश कर रहे हैं, तो नो डाउट हम बाहर से ही पानी डालेंगे। तो क्या करना है, पहले हमें यूज करना है प्लेन वाटर का फॉर केमिकल एनालिसिस। हम प्लेन वाटर का ही पहले यूज क्यों कर रहे हैं, क्योंकि प्लेन वाटर में जो भी, क्योंकि वाटर तो किसी के अंदर कोई भी रिएक्ट करेगा नहीं, जो भी पॉइजन आएगा वो वाटर में ऐसे कैसे ही पड़ा रहेगा, तो हम उस पॉइजन को वहां से लैब टेस्ट करवा के फाइंड आउट कर सकते हैं। फिर उसके बाद हमें क्या करना है, प्लेन वाटर यूज करने के बाद हमें KMnO4 सॉल्यूशन का यूज करना है, जिसमें रेशियो क्या रहेगा, 1:1000। ये रेशियो उसका रहेगा, यानी कि 1000, 1 लीटर पानी तो एक जो है 1 ml या कितना होना चाहिए, KMnO4 होना चाहिए। अब ये हमें कब तक उसके अंदर इंसर्ट कराना है, जब तक जो है कलर अनचेंज टू पर्पल, कलर पर्पल ना हो जाए तब तक हमें उसका यूज करते रहना है। तो पहले आपको प्लेन वाटर यूज करना है, उसके बाद KMnO4। इसमें आप ये रेशियो याद रखिएगा। ठीक है, तो ये आपके दोनों प्रोसेस, इमेसिस और गैस्ट्रिक लवर्स, ये दोनों हो गए। डिफरेंस इतना सा है, इमेसिस के लिए पेशेंट जो है वो होश में होना चाहिए। अगर पेशेंट बेहोश हो चुका है तो इमेसिस यूज नहीं कर सकते, लेकिन जो गैस्ट्रिक लवाज है वो आप दोनों ही कंडीशन में यूज कर सकते हो। इसके कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या है, कोरोसिव पॉइजन, सेम उसी के जैसा, पेट्रोलियम पॉइजन और ड्यूरिंग कन्वर्जन।
लेकिन वहाँ पर एक पॉइंट और था, अनकॉन्शियस। यहाँ पर अनकॉन्शियस नहीं लिखा है, क्योंकि अनकॉन्शियस पेशेंट में भी हम गैस्ट्रिक लवास दे सकते हैं। तो इसका इन दोनों के कॉन्ट्रा इंडिकेशन आपको याद रखने हैं। तो अपने 2 पॉइंट क्लियर होते हैं, पहला था रिसक्सिटेशन और दूसरा था रिमूवल ऑफ अनएब्जॉर्ब पॉइजन। तीसरा पॉइंट आता है अपना यूज ऑफ एंटीडोट। थर्ड पॉइंट अपना यही था, सिक्वेंस से ही चल रहे हैं हम। तो तीसरा पॉइंट है आपका यूज ऑफ एंटीडोट। एंटीडोट को यूज कैसे करना है, या एंटीडोट की डेफिनेशन क्या है, एंटीडोट क्या क्या होते हैं, यहाँ से ये जो आपका जो थर्ड पॉइंट है, यहाँ से 2 नंबर में बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम के अंदर, या फिर वाइवा के अंदर भी यहाँ से बहुत क्वेश्चन उठाए जाते हैं एग्जामिनर के द्वारा। तो आप ये वाला पॉइंट थोड़ा अच्छे से सुनिएगा। एंटीडोट क्या है, कैसे यूज कर रहे हैं। सबसे पहले डेफिनेशन, एंटीडोट्स आर सबस्टेंस, रेमेडी, कुछ भी हो सकता है, कोई भी सबस्टेंस है या कोई भी रेमेडी, विच कॉन्ट्रैक्ट द एक्शन ऑफ पॉइजन एंड प्रिवेंट द एक्शन ऑफ पॉइजन। सबसे पहला काम क्या है, ये क्या करेगा, उसके एक्शन को रोकेगा, उस पॉइजन का जो भी एक्शन है उसको रोकेगा। दूसरा क्या करेगा, उसको न्यूट्रलाइज करेगा, न्यूट्रलाइज कर देगा तो उसको आगे काम ही नहीं करने देगा। तो सबसे पहले क्या किया इसने, प्रिवेंट द एक्शन ऑफ पॉइजन। दूसरा क्या है, न्यूट्रलाइज द पॉइजन, और प्रोड्यूस साइन एंड सिम्टम अपोजिट, प्रोड्यूस साइन एंड सिम्टम अपोजिट टू दोज प्रोड्यूस बाय द पॉइजन। और क्या करेगा, तीन काम करता है ये मेन। पहला काम क्या करेगा, उसको रोकेगा, उसके पॉइजन का एक्शन करने से रोकेगा। दूसरा, उसको न्यूट्रलाइज करेगा। तीसरा, अगर पॉइजन ने साइन सिम्टम उत्पन्न कर दिए हैं तो ये जो एंटीडोट होता है वो पॉइजन के साइन सिम्टम के अपोजिट साइन सिम्टम उत्पन्न करेगा। जैसे मैं पहले क्लियर कर चुकी हूँ, अगर पॉइजन की वजह से हार्ट रेट बढ़ रही है तो एंटीडोट हार्ट रेट को कम करेगा, यानी कि उसके अपोजिट साइन एंड सिम्टम ये उत्पन्न करता है। तो ये होता है एंटीडोट। फिर उसके बाद बहुत ही फेमस क्वेश्चन आपके अगध के पेपर का, बहुत बार पूछा जाता है, हर साल ही रिपीट होता है, यूनिवर्सल एंटीडोट में क्या क्या आता है। 2 नंबर के अंदर ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, ठीक है। तो यूनिवर्सल जो एंटीडोट होता है, यानी कि जिसको हम हर किसी पॉइजन के लिए यूज कर सकते हैं, वो होता है यूनिवर्सल, ठीक है। जिसको बिना किसी रोक टोक के कि इसको इसी में यूज करना है, नहीं, यूनिवर्सल को आप किसी भी पॉइजन में यूज कर सकते हो। तो यूनिवर्सल जो पॉइजन होता है उसके अंदर 3 आते हैं, कौन कौन से, इसके इंग्रेडिएंट जो होते हैं वो 3 होते हैं। सबसे पहला है इसका पाउडर चारकोल, दूसरा है मैग्नीशियम ऑक्साइड, और तीसरा है टैनिक एसिड। इन तीनों को कंबाइंड फॉर्म में क्या कहते हैं हम, यूनिवर्सल एंटीडोट। क्या पूछा जाता है एग्जाम में, यूनिवर्सल एंटीडोट का जो रेशियो है, कितने पार्ट में यूज करते हैं, वो पूछा जाता है। तो आपको ये दोनों पॉइंट याद रखने हैं। चारकोल है वो दो भाग लेना है, मैग्नीशियम ऑक्साइड है वो 1 भाग लेना है, टैनिक एसिड भी 1 भाग लेना है। इनको इतना मिक्स करके जो बनेगा एंटीडोट, उसको क्या बोलेंगे हम, यूनिवर्सल एंटीडोट। तो जो पाउडर चारकोल है वो हमें कहाँ से मिलता है, जले हुए टोस्ट से, ठीक है। दो भाग लेना है ये। और ये किस टाइप का एंटीडोट है, ये फिजिकल एंटीडोट है। अभी हमें एंटीडोट के टाइप पढ़ेंगे, तो उनमें फिजिकल टाइप का एंटीडोट है वो है चारकोल। फिर उसके बाद है मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड कहाँ से मिलता है हमको, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया से। कितना पार्ट यूज करना है इसका, 1 पार्ट। और ये किस टाइप का केमिकल जो है एंटीडोट है, वो है केमिकल एंटीडोट। फिर उसके बाद है थर्ड टैनिक एसिड। टैनिक एसिड हमें कहाँ से मिलता है, स्ट्रॉन्ग टी से मिलता है, और इसको भी 1 पार्ट यूज करते हैं, और ये भी केमिकल टाइप का एंटीडोट है। तो आपको ये टाइप वगैरह तो नहीं भी याद रखोगे तो चलेगा, आपको मेन इसके पार्ट याद रखने हैं और ये 3 नाम याद रखने हैं। इस रेशियो में इसका यूज करते हैं और तीनों को मिक्स करके लेते हैं, तब इसको बोलते हैं यूनिवर्सल एंटीडोट। बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम के अंदर, ठीक है। फिर है उसके बाद एंटीडोट के टाइप, यही टॉपिक पढ़ेंगे हम, उसके बाद कल पढ़ेंगे। हाँ, तो सबसे पहले बात करते हैं एंटीडोट कितने टाइप का है। तो 4 टाइप के एंटीडोट हैं। मैकेनिकल, कोई 4 बोलता है, कोई 6 बोलता है। तो यहाँ पर 4 मेंशन किए गए हैं। सबसे पहला है मैकेनिकल और फिजिकल। पहला टाइप कौन सा है, मैकेनिकल और फिजिकल। दूसरा है केमिकल एंटीडोट। तीसरा है फिजियोलॉजिकल, और फोर्थ है चिलेटिंग एजेंट। ये हैं 4 टाइप के आपके एंटीडोट।
कौन कौन से में क्या आएगा एक एक करके डिटेल में पढ़ते हैं सबको। ठीक है, तो सबसे पहले है मैकेनिकल और फिजिकल एंटीडोट। इसके अंदर क्या आएगा और ये कैसे काम करेगा? यह मैकेनिकल एक्शन के द्वारा पॉइजन को न्यूट्रलाइज करेगा। जो भी पॉइजन लिया है उस पर कैसे मैकेनिकली वर्क करके ये क्या करेगा, उसको न्यूट्रलाइज कर देगा और पॉइजन के एब्जॉर्प्शन को रोक देगा। ये मेन काम क्या है, मैकेनिकल एंटीडोट का मेन काम क्या है? ये पॉइजन के एब्जॉर्प्शन को रोकता है। कैसे रोकता है? पॉइजन को न्यूट्रलाइज करके। अगर उसको न्यूट्रलाइज कर देगा तो वो एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा। अब इसके अंदर 3 चीज़ें आती हैं। क्या क्या आ सकता है? पहला है एक्टिवेटेड चारकोल, दूसरा है डिमल्सेंट्स और थर्ड है बल्की फूड्स। कोई कंफ्यूजन हो तो पूछ लीजिएगा। थोड़ा सा एक साथ ही मैंने चार्ट बनाने की कोशिश करी थी, एक साथ ही लिखा है तो बहुत छोटा हो सकता है, आपको दिखे ना तो पूछ लीजिएगा। ठीक है, तो 3 इसके अंदर आते हैं। हम यहाँ से देखो ये इस तरीके से है, मैकेनिकल के अंदर हम इतना पढ़ेंगे। ये है केमिकल वाला। ठीक है, मैं आपको वो केमिकल वाला बाद में बताती हूँ। तो इसके अंदर 3 आ रहे हैं, एक्टिवेटेड चारकोल, डिमल्सेंट और बल्की फूड्स। एक्टिवेटेड चारकोल का डोज क्या रहता है? एक्टिवेटेड चारकोल का डोज रहेगा 50 से 100 ग्राम। ठीक है, 50 से 100 ग्राम पर केजी बॉडी वेट हमें ये यूज़ करना है। चिल्ड्रन में कितना यूज़ करना है? 10 से 30 ग्राम। इंडिकेशन क्या है एक्टिवेटेड चारकोल के? ज़्यादा डिटेल नहीं, बस आपको केवल डोज याद रखना है। ठीक है, इंडिकेशन क्या है, किस किस की पॉइजनिंग में हम एक्टिवेटेड चारकोल का यूज़ करेंगे? क्या क्या है? देखो वहाँ हमने यूनिवर्सल में पढ़ा था, वो तब पढ़ा था जब एक्टिवेटेड चारकोल के साथ हम एमजीओ भी यूज़ कर रहे हैं, टैनिक एसिड भी यूज़ कर रहे हैं। लेकिन अकेला अगर आप एक्टिवेटेड चारकोल ले रहे हो तो वो हर किसी पॉइजन में नहीं ले सकते। ध्यान दीजिएगा इस बात पे, कंफ्यूजन ना हो आपको, इसलिए मैंने रिपीट किया है। तो इंडिकेशन क्या है इसका? MNAS करके याद रखिएगा। मॉर्फिन, एट्रोपिन यानी कि धतूरे में, निकोटीन यानी कि तंबाकू और स्ट्राइकनीन यानी कि कुचला की पॉइजनिंग में हम इसको यूज़ करते हैं। तो इन 4 जो पॉइजनिंग है उसमें हमें यूज़ करना है। और कॉन्ट्रा इंडिकेशन किसमें है इसका? जो कॉस्टिक जो एसिड है वही कोरोसिव बोल सकते हैं हम इसको। एसिड और एल्कलाइन में हमें इसका यूज़ नहीं करना है। और अगर एयरवे अनप्रोटेक्टेड है यानी कि एयरवे की जो म्यूकोजल मेम्ब्रेन है वो वहाँ से हट चुकी है या डैमेज हो चुकी है तो उस कंडीशन में भी हमें एक्टिवेटेड चारकोल का यूज़ नहीं करना है। फिर सेकंड आता है डिमल्सेंट। डिमल्सेंट क्या होता है? ऐसे सब्सटेंस जो गैस्ट्रिक म्यूकोजा की कवरिंग को प्रोटेक्ट करते हैं। गैस्ट्रिक म्यूकोजा की कवरिंग को प्रोटेक्ट करेंगे तो इनका भी काम क्या है? ये पॉइजन को एब्जॉर्ब नहीं होने देंगे। क्योंकि अगर म्यूकोजा पे ही अगर कोई लेयर बन गई और वो उसको पॉइजन को उस पार नहीं जाने दे रही, उस पार बोले तो ब्लड में नहीं जाने दे रही, तो ये क्या करेंगे? इनका भी वही सेम काम है, ये भी एब्जॉर्प्शन को रोकते हैं। तो ऐसे सब्सटेंस जो गैस्ट्रिक म्यूकोजा की कवरिंग को प्रोटेक्ट करते हैं तथा पॉइजन को पेनिट्रेट नहीं होने देते, ब्लड में नहीं जाने देते, वो कौन कौन से होते हैं? मिल्क ले सकते हो, एग वाइट का यूज़ कर सकते हो या फिर मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ये किस फॉर्म में काम आते हैं? डिमल्सेंट। फिर आते हैं बल्की फूड। बल्की फूड क्या काम करेंगे? जो पॉइजन है उसको अपने अंदर ही वो उसको स्टिक कर लेंगे, चिपका लेंगे और उसको एब्जॉर्ब नहीं होने देंगे। जैसे बनाना हो गया, बॉइल्ड वेजिटेबल हो गई, ये क्या होते हैं? हैवी होते हैं, ये खुद डाइजेस्ट होने में टाइम लेंगे, तब तक हम उसको रिमूव कर देंगे। तो ये भी क्या करेंगे? ये उस म्यूकोजा को डैमेज होने से रोकते हैं। हमने अनएब्जॉर्ब को बाहर तो निकाल दिया, लेकिन थोड़ा बहुत जो उसमें पड़ा रह गया है, तो हमारी ड्यूटी क्या है कि हम गैस्ट्रिक म्यूकोजा को प्रोटेक्ट करें, हम उसको डैमेज होने से रोकें। क्योंकि सारे जो पॉइजन है वो क्या करेंगे? वहाँ पे इन्फ्लामेशन, इरिटेशन क्रिएट करेंगे और उसको म्यूकोजल मेम्ब्रेन को क्या करेंगे? डैमेज करेंगे। तो हमें ये भी वहाँ से रोकना है। फिर आता है फिजियोलॉजिकल, फिर उसके बाद सेकंड है केमिकल एंटीडोट। केमिकल एंटीडोट का काम क्या है? जो सब्सटेंस पॉइजन को ऑक्सीडाइज करके उसको हार्मलेस और इनसॉल्युबल कंपाउंड में बदल देंगे। यानी कि ऐसा पॉइजन लिया है आपने और फिर उसके लिए आप ऐसा कोई केमिकल एंटीडोट यूज कर रहे हो जो पॉइजन के साथ रिएक्ट करके उसको ऐसी फॉर्म में कन्वर्ट कर दे जो हार्मलेस हो या इनसॉल्युबल हो।
वो एब्जॉर्ब ही ना हो सके, तो वो होते हैं केमिकल एंटीडोट। इसके अंदर हम क्या क्या यूज़ कर सकते हैं? केमिकल एंटीडोट कौन कौन से होते हैं? 3 होते हैं। कॉमन सॉल्ट का यूज़ कर सकते हैं, CuSO4 का यूज़ कर सकते हैं, और मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया दोनों के अंदर आता है, केमिकल के अंदर भी और फिजिकल के अंदर भी, ठीक है। इसका एक्शन क्या रहेगा? ये जो कॉमन सॉल्ट है वो केमिकल एक्शन करेगा, और किस जो पॉइजन है उसके लिए यूज करते हैं हम? AgNO3 के लिए। केमिकल जो कॉमन सॉल्ट है उसका यूज करेंगे हम AgNO3 के लिए, CuSO4 का यूज करते हैं हम फॉस्फोरस के लिए, और मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का यूज करते हैं हम कोई भी जो भी एसिड है उसके लिए। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया एसिड को क्या कर देगा? न्यूट्रलाइज कर देगा। CuSO4 है वो फॉस्फोरस को क्या कर देगा? उसका प्रेसिपिटेट बना देगा। और कॉमन साल्ट NaCl जो भी हम यूज कर रहे हैं वो AgNO3 के साथ केमिकल रिएक्शन करके वो भी क्या कर देगा? उसका प्रेसिपिटेट बना देगा, या उसको हार्मलेस जो उसका कंपाउंड है उसमें कन्वर्ट कर देगा। फिर उसके बाद आता है फिजियोलॉजिकल एंटीडोट। फिजियोलॉजिकल एंटीडोट क्या होते हैं? यह एंटीडोट टिश्यू पर एक्ट करते हैं, ये टिश्यू पे काम करेंगे तथा पॉइजन द्वारा उत्पन्न सिम्टम के अपोजिट। अब देखो एक एक करके वही एंटीडोट का काम आता जा रहा है। फिजियोलॉजिकल एंटीडोट का काम क्या है? कि जो भी पॉइजन ने साइन सिम्टम उत्पन्न किए हैं उसके अपोजिट वो साइन सिम्टम वापस से करे, जिससे वो उनको सबसाइड कर सके। जैसे कि जब कोई पॉइजन सर्कुलेशन में एंटर कर जाता है तब हम फिजियोलॉजिकल जो एंटीडोट है उसका यूज करते हैं। तो अभी तक हम केमिकल और फिजिकल एंटीडोट का यूज तो कहाँ पे कर रहे थे? कि पॉइजन कहाँ पड़ा है? गैस्ट्रिक म्यूकोजा के अंदर है, अभी एब्जॉर्ब नहीं हुआ है या उसका एब्जॉर्प्शन चल रहा है, तो हमने केमिकल और फिजिकल का यूज किया। फिजियोलॉजिकल का यूज हम कहाँ करेंगे? वो एब्जॉर्ब हो चुका है, सिम्टम भी उत्पन्न करने लग गया, तो फिजियोलॉजिकल एंटीडोट से हम यूज करके क्या करेंगे? सिम्टम के अपोजिट सिम्टम उत्पन्न करवाएंगे। जैसे कि मॉर्फिन जो पॉइजन है उसके लिए नेलोक्सोन ड्रग देंगे, स्ट्राइकनिन या कुचला बोले उसके लिए डाइजीपाम। क्योंकि स्ट्राइकनिन में क्या आएंगे? कन्वल्जन बहुत ज़्यादा आएंगे, तो उसके लिए डाइजीपाम दे दिया, मॉर्फिन में नेलोक्सोन दे दिया। तो ये इसके अपोजिट सिम्टम उत्पन्न करने के लिए हमने ये वाला एंटीडोट यूज किया है। फिर आता है लास्ट है एंटीडोट का पॉइंट, वो है सिलेटिंग एजेंट। अगर क्लास कट हो जाए तो आप 2 मिनट के लिए वापस से ज्वाइन हो जाइएगा, ये जो पॉइंट है वो भी आपका क्लियर हो जाएगा। ऐसा कीजिए, आप अभी वापस से सभी ज्वाइन हो जाइए, मैं इसको एंड कर रही हूँ क्योंकि क्लास एंड होने वाली है।